हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 2। और इस लेक्चर 2 में भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का बहुत ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, जिनमें न्यूमेरिकल्स भी हो, सेमी न्यूमेरिकल्स हो, कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। तो उसी के लिए ये रीकैप सीरीज शुरू करिए। इसका मेन पर्पस है रिवीजन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए। The voltage in an AC circuit is represented by the equation V equal to 220 root 2 sin 314t minus 5 volt. Calculate peak and RMS value of voltage. तो देखिए, तो वोल्टेज का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है हमारा V इक्वल टू वी नॉट। तो इसको V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अब यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वी नॉट की वैल्यू आ जाती है 200 रूट टू 200 रूट 2 वोल्ट। अब हमसे बोला है आरएमएस वैल्यू निकालिए, तो वी आरएमएस होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू 220 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। सिंपल क्वेश्चन है। तो आरएमएस वोल्टेज आ गया आपका 220 वोल्ट। अब एवरेज वोल्टेज देखिए, अब एवरेज वोल्टेज की को हम बाद में निकालते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी आ गया हमारा 314 टी। ये देखिए आप, तो ओमेगा आ गया हमारा 314। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ 314। पाई होता है 3.14 एफ, तो 2f हो जाएगा। पहले ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, अपॉन 3.14, तो ये पूरे 100 बार कट जाएगा। तो 2f 100 आ गया, तो f आ गया 50 हर्ट्स। अब एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज वैल्यू के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये आधा साइकिल बताया गया और ये बचा हुआ आधा, इसे बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, और फेज इसे बोलते हैं निगेटिव फेज। अब देखिए, तीन कंसेप्ट है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC voltage for positive half cycle, तो ये होती है +2E0 अपॉन पाई। ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल -2E0 अपॉन पाई। और फाइनली एवरेज वैल्यू ऑफ AC voltage for one cycle is always zero, is always zero। तो इसका जो आंसर है एवरेज वैल्यू का, इसमें तो मेंशन ही नहीं किया कि पॉजिटिव हाफ है, तो एवरेज वैल्यू का आंसर क्या आएगा यहाँ? 0। फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 50। आरएमएस वैल्यू निकाल चुके हैं। अब क्योंकि बात हो रही है तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 0, और ये हो गया T/4, और ये हो गया आपका V नॉट। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि 0 टाइम पर वोल्टेज क्या था? 0 था। और T/4 पर, T/4 जब टाइम होता है तब वो पीक पर पहुंच गया। तो अगर पूछा जाए टाइम टेकन बाय, तो ये मालूम होना चाहिए AC वोल्टेज टू रीच
एक एडिशनल नॉलेज है, रिवीजन है इसलिए बता रहे हैं। रीच पीक वैल्यू वो होना चाहिए t/4। तो t/4 सेकंड में वो पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये इसके सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे नोट करें। An inductor of 1 Henry is connected across 220 volt 50 hertz supply. The peak value of current is approximately. तो ये इंडक्टर है और इंडक्टेंस दी गई है 1 हेनरी और इसे एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया है हमने, जो कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो करंट पूछी है हमसे। तो ये जो वोल्टेज दिया गया है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आरएमएस वैल्यू दी गई है। कौन सी वैल्यू दी गई है? आरएमएस वैल्यू। तो हम यूज कर सकते हैं E = IXL। तो करंट को हम लिख सकते हैं E/XL। क्या लिख सकते हैं? E/XL। तो E तो दिया हुआ है, E दिया हुआ है 220 वोल्ट। XL होता है L ओमेगा, L × 2πf, और इंडक्टेंस दी गई है 1 हेनरी। तो XL की वैल्यू हो जाएगी 1 × 2π × 50। तो XL की वैल्यू हो गई 100 पाई। कितनी हो गई? 100 पाई। तो अब करंट निकालना आसान है। तो करंट हो गई E/XL। तो E दिया हुआ है 220 और ये दिया हुआ है 100 पाई। अब देखिए 22/10 पाई, पाई की वैल्यू यूज करिए 22/7। तो ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो करंट आ जाएगी आपकी 7/10 एम्पियर। तो करंट आ गई 0.7 एम्पियर। तो ये जो आपने करंट निकाली है, ये करंट आपने आरएमएस वोल्टेज से निकाली है। ये करंट आपने आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू से निकाली है। तो ये जो करंट है ये पीक करंट नहीं है। और क्वेश्चन को आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ें तो ये पूछ रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ द करंट। करंट नहीं निकालनी, करंट की पीक वैल्यू निकालनी है। तो ये आपने करंट की जो वैल्यू निकाली 0.7 एम्पियर, ये आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू को हम लिख सकते हैं I0 / √2। तो 0.7, तो करंट की पीक वैल्यू होगी 0.7 √2। अब ये तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, और 0.7 √2 होगा 1.4, 28 और 7, 8, 9, 0.98। तो ये आ गया आपका आंसर 0.98 एम्पियर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है। हम यहीं पर अधिकतर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या पूछा गया है? पीक वैल्यू ऑफ द करंट पूछी गई है, आरएमएस वैल्यू नहीं पूछी गई। और आपने जो ये कैलकुलेशन करा था, वो कैलकुलेशन किससे करा था? आरएमएस वोल्टेज से करा था। तो जो आपकी करंट आई थी यहाँ पे, ये कौन सी करंट थी? 0.7 एम्पियर आरएमएस करंट थी। तो आरएमएस करंट को हम लिख सकते हैं I0 / √2। तो पीक करंट होगी आपकी 0.98 एम्पियर, 0.98 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, इसे आप नोट करें। A capacitor of 2 microfarad is connected in a radio circuit. The source frequency is 1000 Hz. If the current through the capacitor branch is 2 milliampere,
देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बहुत अच्छा सवाल है। एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है एसी सोर्स से, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। करंट भेजेगा और करंट दी गई है कितनी, 2 मिली एम्पियर। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, VC इक्वल टू आई एक्सी, VC इक्वल टू आई एक्सी। अब करंट कितनी दी गई है, 2 मिली एम्पियर, तो VC इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू एक्सी। अब ये एक्सी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और हम जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1/C ओमेगा, और C ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf। अब देखिए आपको कैपेसिटेंस कितनी दी गई है, 2 माइक्रोफेराड की दी गई है, तो रख दिया 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2, पाई को अभी मत डिस्टर्ब करिए, इंटू 1000। तो ये एक्सी आ गया आपका 2 इंटू 2 4 पाई -6 3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 1000/4 पाई, 25/पाई। कितना हो गया, 25/पाई। वैल्यू बाद में रखेंगे। तो अब हम निकाल सकते हैं VC इक्वल टू आई एक्सी, VC इक्वल टू आई एक्सी, VC इक्वल टू आई एक्सी। करंट है 2 मिली एम्पियर और एक्सी हो गया आपका 25/पाई। तो 25 इंटू 2 50 इंटू 10⁻⁻3/पाई। ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2/पाई वोल्ट। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मैं आपको इसकी एक टेक्निक सिखाता हूँ, वो टेक्निक आप सीखिए। VC इक्वल टू है 5 इंटू 10⁻⁻2 पाई। तो आप एक काम करो, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 पाई 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। और हमेशा याद रखो कि पाई स्क्वायर को आप लगभग 10 ले सकते हो। तो VC हो गया 5 पाई अपॉन 10⁻⁻2 10, तो VC हो गया 5 पाई इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻3। अब 5 पाई को निकालना तो आसान है, 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 20 2 7 15 15.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर वोल्ट। वोल्टेज निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वोल्ट होगा। अब 10⁻³ वोल्ट को आप लिख सकते हैं 15.7 मिली वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, 15.7 मिली वोल्ट। तो कैलकुलेशंस की क्या होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक बार फिर आप इस पूरी स्क्रीन को देख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। जब हम कम करते हैं तो एग्जामिनेशन में हमें इसका बहुत नतीजा भुगतना पड़ता है। ये पाई वाली टेक्निक याद रखना, पाई स्क्वायर वाली। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, सिंपल सवाल है, इसको नोट करिए। अब पढ़ते हैं। सम करंट इज फ्लोइंग इन टू alternating circuits. The first circuit contains only inductance and the other contains only a capacitor. If the frequency of EMF is increased, the current will. बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए
दो सर्किट है, पहले सर्किट में केवल इंडक्टेंस है और ये पहला सर्किट हो गया, और दूसरे सर्किट में केवल कैपेसिटर है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को, अब देखिए दोनों सर्किट में करंट फ्लो हो रही है ना, इसमें हम I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं, तो करंट क्या होगा, मान लेते हैं दोनों केसेस में EMF क्या है, सेम है, तो करंट क्या होगी, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, XL, तो करंट होगी L इंटू 2πf। इसी तरह इसमें करंट होगी EMF अपॉन XC। XC क्या होगा, 1 अपॉन C ओमेगा, तो I2 हो जाएगा EC ओमेगा EC 2πf। अब इसको देखिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, अपवर्ड एरो बताता है बढ़ाना, तो करंट क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। और यहां पर अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगी, तो करंट भी बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट बढ़ेगी और इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होगी, कम होगी। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इंक्रीजेज इन फर्स्ट सर्किट। गलत बात है, पहला सर्किट का मतलब एल सर्किट, तो पहले सर्किट में तो करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीजेज इन बोथ द सर्किट, गलत आंसर है, डिक्रीजेज इन बोथ द सर्किट, सही आंसर है डिक्रीजेज इन फर्स्ट सर्किट। ये रहा पहला सर्किट, करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, एंड इंक्रीजेज इन द अदर, और दूसरे में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, चौथा, द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए कैसे करा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट कर लें। When a source of EMF E equal to E naught sin 100t is connected across a circuit, the phase difference between EMF E and the current I in the circuit is observed to be pi by 4. If the circuit consists possibly RC or RL or LC in series, find the relationship between two elements. तो between the EMF E and current I in the circuit is observed to be pi by 4 ahead. तो फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाय 4 है। इसका मतलब EMF लीड कर रहा है किससे, करंट से। EMF लीड कर रहा है करंट से, EMF करंट से लीड कर रहा है, तो पॉसिबल सर्किट हो सकता है RL। ये पहली कंसेप्ट हो गई, क्योंकि RC सर्किट में EMF पीछे रहता है और LC के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो पॉसिबल सर्किट है हमारा RL। तो आप देखिए चारों आंसर में से दो आंसर किसके हैं, RL। तो ये पहले दो आंसर तो हो नहीं सकते, क्योंकि RL सर्किट में EMF क्या करता है, लीड करता है। यहाँ लिखा है पाई बाय 4 अहेड, मतलब पाई बाय 4 45 डिग्री आगे है। तो अब सर्किट आपको पता चल गया कि ये सर्किट कौन सा है, RL सर्किट है, और ये RL सर्किट का आपको हमें कंफर्म हो गया। तो अब हमारा सर्किट है RL, और ये आपका इसका EMF का इक्वेशन दिया हुआ, E इक्वल टू E नॉट साइन 100t। अब फेज डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे पहली बात है कि RL सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, tan phi इक्वल टू XL अपॉन R, पर यहां दिया हुआ है फाई कितना, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री
इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। 1045 1 होता है तो एक्सएल अपॉन आर, तो एक्सएल इक्वल टू आर, एक्सएल इक्वल टू आर। एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा इक्वल टू आर। यहां तक पहुंचे, एल ओमेगा इक्वल टू आर। अब ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ इक्वल टू आर, और ओमेगा तो दिया हुआ है, दिख रहा है ये ओमेगा कितना है? 100 है। तो ये हो गया हमारा एल ओमेगा इक्वल टू आर, तो ओमेगा 100 है तो 100 एल इक्वल टू आर। तो आंसर वही होगा जो 100 एल इक्वल टू आर, तो या दूसरे वर्ड में कहें 100 इक्वल टू आर बाई एल। जिस आंसर में आर बाई एल की वैल्यू 100 आएगी वही हमारा सही आंसर है। आर बाय एल, तो देखो इस आंसर के लिए करते हैं। आर दिया है 1 किलो ओम, 1000 डिवाइडेड बाय एल 10, 100। तो ये कितना आ गया? 100 आ गया। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर आर बाय एल की वैल्यू है 1000/1, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1000, जबकि हमारे लिए रेशियो कितना है? 100। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज द थर्ड। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि कौन सा सर्किट है, कौन सा सर्किट है। वोल्टेज करंट से आगे है तो डेफिनेटली वो एलआर सर्किट में ही पॉसिबल है। तो कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल था, इसमें बिल्कुल कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप नोट करिए। The potential difference between the ends of a resistance R is VR. Between the ends of capacitor VC 2VR and between the ends of inductance VL 3VR, then the alternating potential of the source in terms of VR will be। 4 आंसर दिए गए हैं, तो हमारा वो ट्रायंगल याद रखिए, E VL माइनस VC VR। अब यहां पर हम इस ट्रायंगल को ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्मूले की जरूरत ही है, ट्रायंगल से ही कर लेंगे। अब देखिए VL दिया हुआ है 3VR, 3VR, और VC दिया हुआ है -2VR। तो अब आपका ट्रायंगल ऐसे बन गया VR VR। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लो। E स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, तो E स्क्वायर इक्वल टू 2VR स्क्वायर हो जाएगा। तो E इक्वल टू √2VR कितना होगा? √2VR। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? √2VR। नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, E स्क्वायर इक्वल टू VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करें। ओके, इन ए सीरीज LCR सर्किट, अब दिया हुआ है R इक्वल टू 200 ओम and the voltage and the frequency of the main supply is 220 volt and 50 hertz respectively। तो यह LCR सर्किट है। On taking out the capacitance from the circuit, the current lags the behind the voltage by 30 डिग्री। करंट वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे हो जाती है, मतलब वोल्टेज करंट से 30 डिग्री आगे हो जाता है। ठीक है,
ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट, अगर इस सर्किट से इंडक्टर को हटा दिया जाए, देन करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री. द पावर डिसिपेटेड इन द एलसीआर सर्किट इज 305 watt, 210 watt, 0, 242 watt. मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं इसे 5 स्टार क्वेश्चन की रैंकिंग देना चाहूंगा. तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए. तो अब सबसे पहले तो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट के बारे में बात करी जाए. हम जानते हैं कि tan phi होता है XL माइनस XC अपॉन R, और आपको देखिए R दिया हुआ है 200 ओम, R दिया हुआ है 200 ओम. अब सर क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जाते हैं. ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को हटा दिया, हटा दो भाई. तो हटाने का मतलब क्या हुआ, सर्किट में क्या बचा, कैपेसिटेंस हट गई, तो ये एलआर सर्किट बन गया. कौन सा सर्किट बन गया, एलआर सर्किट बन गया. एलसीआर से एलआर सर्किट बन गया, तो वोल्टेज आगे होगा, तो ये से लिखेंगे प्लस 30 डिग्री. तो 1030 डिग्री एक्सएल अपॉन, अब आर की वैल्यू रख दीजिए 200. 1030 होता है 1/√3 एक्सएल अपॉन 200. तो यहां से हमें मिला एक्सएल की वैल्यू 200/√3 ओम. ये तो पहला पोर्शन हो गया. अब सवाल के अगले हिस्से पे आते हैं, जो कि कहता है ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर, इंडक्टर को हटाने पर. ठीक है, इंडक्टर को हटा देंगे, तो इस फॉर्मूले को देखिए, tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R. इंडक्टर को हटा दिया, तो ये अगर इंडक्टर को हम हटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो कौन सा सर्किट बन गया, ये RC सर्किट बन गया. RC सर्किट में फाई क्या होता है, निगेटिव होता है. तो ये आपका आ गया tan माइनस 30 डिग्री इक्वल टू माइनस XC/R. अब आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री मालूम होनी चाहिए कि tan माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है. तो ये हो जाएगा माइनस tan 30 माइनस XC. R की वैल्यू रख दीजिए 200, माइनस माइनस कैंसिल, 1/√3 इक्वल टू XC/200. तो यहां से XC आ गया आपका 200/√3. कितना आ गया, 200/√3. अब आगे बढ़ते हैं. XL और XC दोनों बराबर हो गए किसके, 200/√3 के. तो हम इसे बोलते हैं द स्टेट ऑफ रेजोनेंस. इट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ रेजोनेंस. अब मैं आपको अगली कुछ स्लाइड्स में रेजोनेंस के कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा. तो अब देखिए जेड स्क्वायर क्या होता है, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. क्योंकि XL और XC बराबर है, 200/√3 माइनस 200/√3. तो ये कट जाएगा और ये 200 का स्क्वायर हो गया, तो ये कट गया, 0 हो गया. तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू 200 ओम. जेड कितना आ जाएगा, 200 ओम. जेड कितना आ जाएगा, 200 ओम. उसके बाद हम देखते हैं कि सर्किट का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट. 220 वोल्ट. तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू आई जेड. 220 I और ये है 200, एक 0 कैंसिल. तो 22/20 इज I. 11/2 से काट दो, 11/10 इज I. तो I की वैल्यू आ गई 11/10.
आई की वैल्यू आ गई 11/10। तो पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। हमेशा याद रखिए पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू आ गई 11/10, तो ये 11 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, ये हो गया 200। 10 का स्क्वायर ये हो गया 121, 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 200। 100 ने 200 को कैंसिल किया 2 बार, अब मल्टीप्लाई कर दिया। 242 वॉट पावर खर्च होगी। 242 वॉट पावर खर्च होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 242 वॉट। द फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाई दिस इज द 5 स्टार क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस की जो स्टेट होती है एलसीआर सर्किट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा आपको रेजोनेंस का एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को कुछ स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कहीं स्लाइड्स खाली ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए व्हाट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? देखिए आंसर है व्हेन फेज डिफरेंस between EMF and current is 0 डिग्री। तो रेजोनेंस कब होता है? जब EMF और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है, तब स्टेट ऑफ रेजोनेंस होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो इसलिए बताना पड़ेगा। XL मस्ट बी इक्वल टू XC। तीसरा पॉइंट, in the state of resonance, पहला पॉइंट, मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज असर्शन रीजन, पावर फैक्टर, cos phi is maximum and equal to 1। अच्छा, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में आप एक और चीज और लिख सकते हैं, Z इक्वल टू R। तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। इम्पीडेंस मिनिमम होती है और किसके बराबर होती है? R के बराबर होती है। तो इतने पॉइंट्स आपको रेजोनेंस में मालूम होने चाहिए। तो सवाल आया तो हमने कर लिया, क्योंकि जब भी XL XC के बराबर होगा। और एक और चीज, XL अगर XC के बराबर है तो इसका मतलब ये है, I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IXL इक्वल टू IXC, VL इक्वल टू VC। इंडक्टर और कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, Z मिनिमम क्या होगी? R होगा। अब इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी चाहिए। तो चलिए अब सवालों की तरफ हम लौट चलते हैं, अगले सवाल पर काम करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। Consider the following two statements A and B and identify the correct answer. पहला, in a transformer a large alternating current at low voltage can be transformed
into a small alternating current at high voltage। बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बदलना। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बदलना। तो थोड़ा अब इसको डिटेल में बताते हैं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और पावर आप जानते हैं E इंटू आई इज कांस्टेंट। इसलिए अगर वोल्टेज बढ़ेगा, अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को क्या कर देगा, तो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप। अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है तो वो करंट को बढ़ा देगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, इन ए ट्रांसफार्मर अ लार्ज अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मॉल अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज। बिल्कुल सही है कि अल्टरनेटिंग करंट शुरू में थी लार्ज और बाद में क्या हो गई, स्मॉल हो गई। तो ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसी पे काम करता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर की पावर कांस्टेंट होती है। इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कि ट्रांसफार्मर का काम ही है हाई वोल्टेज को अगर वो लो वोल्टेज में बदलेगा तो करंट को बढ़ा देगा, करंट को बढ़ा देगा। और अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा तो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब थ्योरी में आपने पढ़ी होगी। दूसरा स्टेटमेंट, एनर्जी इन करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। किसी भी कॉइल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ Li स्क्वायर। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, stored in the coil lies in the magnetic field। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। द आंसर इज थर्ड। जब लो वोल्टेज को देखिए, यहाँ लो वोल्टेज था, उसने हाई वोल्टेज को बदला, वोल्टेज को हाई कर दिया, तो करंट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यही मैं बताना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैव टर्न रेशियो। तो देखिए, टर्न रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये आपको दिया हुआ है 5। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्राइमरी इज 100 वोल्ट। तो आपको प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, 100 वोल्ट दिया गया है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज, ये देखिए W नहीं है, इसको आपको सुधार के करना चाहिए, 500 ओम। Then the peak value of voltage in secondary winding will be, the efficiency of the transformer is 100%। तो ये बात हो रही है आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो सबसे पहले आपको रिवीजन में आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्वेशन भी मालूम होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी, equal to turn ratio NS upon NP, that is also called R। तो इस क्वेश्चन में हमें सेकेंडरी में वोल्टेज पूछा है, तो ES अपॉन EP को हम लिख सकते हैं NS अपॉन NP। अब ये दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट और ये टर्न रेशियो दिया हुआ है आपका कितना, 5। तो सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो आएगा 500 वोल्ट। पर आपसे सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं पूछा गया, आपसे सेकेंडरी के वोल्टेज की पीक वैल्यू पूछी गई है। तो ये जो वोल्टेज है ये कैसा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। तो आरएमएस वोल्टेज है, तो ये ES आरएमएस को हम लिख सकते हैं ES पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो ये आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, 500, ES
सेकेंडरी का पीक वैल्यू √2, तो सेकेंडरी की पीक वैल्यू हो जाएगी 500√2। कितनी हो जाएगी? 500√2 हो जाएगी, 500√2। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो इसका करेक्ट आंसर है 500√2। तो देखिए ये क्वेश्चन सिंपल होते हुए भी टिपिकल क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट जनरली 500 आंसर निकाल लेंगे, लेकिन वो उन्होंने पूछा है 500 आरएमएस वैल्यू नहीं पूछी है, उन्होंने पूछा है पीक वैल्यू, और ये जो हम निकाल रहे हैं सेकेंडरी की वैल्यू, ये क्या सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। तो फिर हमें ऐसे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 500√2। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको आप नोट करें। If alternating current of 60 Hz frequency is flowing through inductance of L equal to 1 millihenry and drop in delta VL, delta VL का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, लैंग्वेज पे मत जाइए, इस 0.6 वोल्ट, देन द अल्टरनेटिंग करंट इज। पहला आंसर 1/π, दूसरा आंसर 5/π, तीसरा आंसर 50/π, चौथा आंसर 20/π। तो देखिए आपको दिया हुआ है डेल्टा VL, इसका मतलब है इंडक्टर पे वोल्टेज, हम इसको लिख सकते हैं I × XL। तो ये करंट हमें निकालनी है, तो करंट हम लिख सकते हैं डेल्टा VL अपॉन XL। XL निकालना आपको पड़ेगा। तो ये तो ओम्स लॉ हमने सिंपली लगा दिया, तो सॉल्व करते हैं। डेल्टा VL अपॉन XL, तो डेल्टा VL तो दिया हुआ है 0.6 और XL होता है L × ओमेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.6, इंडक्टेंस दी गई है आपकी 1 मिली हेनरी, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 2πf। तो देखिए I = 0.6, इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी, 1 × 10⁻³ into 2π into फ्रीक्वेंसी 60। तो अब ये हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लिख सकते हैं 6/10, इधर आ गया 10⁻³ 2π 60। इसने इसको कितनी बार कैंसिल कर दिया? 10 बार। तो I = हो गया 1/10² into 10⁻³ into 2π, तो ये हो गया आपका 1/10⁻⁻1 2π, तो ये ऊपर चला जाएगा 10/2π, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5/π एम्पियर करंट उसमें फ्लो होगी, 5/π एम्पियर करंट उसमें फ्लो होगी। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 5/π। सिंपल ओम्स लॉ पर बेस्ड सवाल था, तो 1 मिनट आंसरिंग में, लेकिन इसको सॉल्व करते हुए आपको 1 मिनट भी लग जाएगा। किसी तरह की कैलकुलेशन गलती नहीं करें। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसको नोट करें। अब देखिए, एन इंडक्टेंस ऑफ 1 मिली हेनरी, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड and a resistance of 50 ohm are connected in series. The reactance of inductor and condenser are same. तो कैपेसिटर और इंडक्टर की इंडक्टेंस वैल्यू, रिएक्टेंस वैल्यू सेम है। तो पूछा गया द रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम विल बी। पहला आंसर 100 ओम, दूसरा आंसर 30 ओम, तीसरा 3.2 ओम, चौथा 10 ओम। अब आपको दिया गया एक्सेल, देखिए रिएक्टेंस क्या होती है, ये इक्वल है, सॉरी, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/LC। अब इंडक्टर की वैल्यू देखते हैं कितनी दी गई है, 1 मिली हेनरी, तो 1 मिली हेनरी को बदलिए
1 इंटू 10⁻⁻3। कैपेसिटर दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हमारा आ जाएगा, 10 की पावर एडजस्ट करिए, -3 -6 +1, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 1/10⁻⁻8। तो इसको आप लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 10⁻8। तो ओमेगा जब रूट लेंगे तो पावर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा आ गया आपका 10⁴ रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, देखिए ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। उन्होंने बोला कि रिएक्टेंस इक्वल है, तो उनमें से उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू क्या होगी, तो अब तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सएल है हमारा एल ओमेगा 1 मिली हेनरी 10⁻⁻3, ये निकाला है 10⁴। तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। कितनी आएगी? 10 ओम। यही सवाल पूछा गया था। ये हमारा कौन सा आंसर होगा? ये चौथा आंसर राइट आंसर है। अच्छा सवाल है और 1 मिनट में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्लियर हो जाना चाहिए सवाल। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है 100 sin ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस ए सीरीज आरएलसी सर्किट। ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया है 100 sin ओमेगा टी, और वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है? 100 है। एट रेजोनेंस द करंट इन द रेजिस्टेंस R equal to 100 ohm is I equal to I naught sin omega t, then power dissipated in circuit is। पहला आंसर 50 वाट, दूसरा आंसर 100 वाट, तीसरा आंसर 25 वाट, चौथा आंसर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले आप देखिए स्टेट ऑफ रेजोनेंस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? स्टेट ऑफ रेजोनेंस के बारे में बात हो रही है। तो स्टेट ऑफ रेजोनेंस में आप जानते हो कि एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और मिनिमम सर्किट की इम्पीडेंस क्या होती है? मिनिमम होती है और आर के बराबर होती है। तो आर दिया हुआ है 100 ओम, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 100 ओम आ गई। इसके बाद क्या करेंगे? हम ओम्स लॉ लगाएंगे। आप ओम्स लॉ भी जानते हैं, ई नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड। अब ई नॉट की वैल्यू इक्वेशन में दी गई है 100, देखिए यहाँ पे दी गई है 100 वोल्टेज की पीक वैल्यू, और करंट हमें नहीं मालूम, तो ये जेड, और जेड हमें दिया हुआ है 100, तो करंट आ गई हमारी आई नॉट इज 1 एम्पियर। करंट आ गई 1 एम्पियर। तो अब आपको करंट भी मालूम है, रेजिस्टेंस भी मालूम है, और पीक वैल्यू भी मालूम है। तो ये देखिए आपका वोल्टेज का इक्वेशन हो गया V इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन अब हम लिख सकते हैं 1 साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, between voltage and current, ओमेगा टी वोल्टेज के एंगल से करंट के एंगल को माइनस कर दो, तो फेज डिफरेंस कितना आया? 0। तो अब हम एवरेज पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज 5। तो किसी भी एसी सर्किट में, अब देखिए यहाँ पर एवरेज पावर, किसी भी एसी सर्किट में एवरेज पावर होती है ERMS इंटू IRMS इंटू cos ऑफ 5।
ई आर एम एस को हम लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाय √2, आई आर एम एस को हम लिख सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये पावर का फॉर्मूला हम आपको बताया पिछले लेक्चर्स में भी, तो ये आपको याद रखना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 cos 5। अब हम इस पावर को क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos 5 यहीं पे करेंगे, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos 5। तो ई नॉट कितना हो गया आपका 100, आई नॉट हमने निकाला था 1 अपॉन 2 और 5 भी हम निकाल चुके हैं 0 डिग्री। तो ये पावर हो जाएगी आपकी 100/2 cos 0 की वैल्यू 1। तो एवरेज पावर कंजप्शन आएगा आपका 50 वाट का। कितने वाट का? 50 वाट। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। और डायरेक्टली अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो पावर को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो आई आर एम एस होता है आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो आई नॉट हमने निकाली थी और आर हमें मालूम है। तो यहां से भी आप पावर कितने वाट निकाल सकते हैं, 50 वाट। तो मेथड आना चाहिए, पावर सिर्फ रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है, कोई भी पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में कंज्यूम नहीं होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर कंजप्शन क्या होता है, पावर कंजप्शन क्या होता है, वो 0 का होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। लैंग्वेज को फिजिक्स में हमें देखना चाहिए, तो यहाँ हमने ये निकाल लिया। रेजोनेंस की कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, रेजोनेंस पर ही बेस्ड है, इसको नोट करें। At resonance in a series LCR circuit, which of the following statement is true? पहला, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एंड फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज π/2। गलत बात है, क्योंकि रेजोनेंस पर इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री। तो यह आंसर तो गलत हो गया। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम सही बात है, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज 0, दिस इज द राइट आंसर। अब तीसरा पढ़ते हैं क्यों गलत है। वोल्टेज इज मैक्सिमम फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड पी इज π/2, आपको समझ में आ गया होगा क्यों गलत है। चौथा आंसर, करंट इज मिनिमम, बिल्कुल गलत बात है, करंट मैक्सिमम होती है, करंट मिनिमम नहीं होती। तो ये 3 आंसर गलत है, पहला, तीसरा और चौथा गलत हो गए। तो राइट आंसर आ गया आपका कौन सा, दूसरा। तो स्टेट ऑफ रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ रेजोनेंस में मैक्सिमम पावर कंजप्शन, देखिए रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस को हम फिर से ब्रीफ कर देते हैं। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, करंट होनी चाहिए मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, कंडीशन XL इक्वल टू XC, L ओमेगा इक्वल टू 1/C ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू √1 LC, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2 √LC। रिवीजन कर रहे हैं। और रेजोनेंस में एक और चीज याद रखनी है कि इम्पीडेंस मिनिमम होती है और वो किसके बराबर होती है, R के बराबर। अगली चीज, E टोटल वोल्टेज सप्लाई रेजिस्टेंस में मिलेगी, VL इक्वल टू VC। तो इतनी बातें आपको स्टेट ऑफ रेजोनेंस में याद रखनी चाहिए। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। An alternating voltage is connected in series with a resistance R and inductance L. The potential difference across resistance is 200 volt and across the inductor is 150 volt. The applied voltage is, तो पहला आंसर है 350 वोल्ट, दूसरा आंसर है 500 वोल्ट और तीसरा आंसर है 250 वोल्ट। और ये थोड़े आंसर में ऊपर नीचे हो गए, तो इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए।
हाँ, तो पहला आंसर 350 वोल्ट, दूसरा 500 वोल्ट, तीसरा 250 वोल्ट और चौथा 300 वोल्ट। तो अब आप जानते हैं कि ये एक इजी सवाल है। एलआर सर्किट के लिए हमारा ट्रायंगल तैयार है, वी आर एंड वी एल, पाइथागोरस थ्योरम, ई स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और ये दिया हुआ है वी आर 200 वोल्ट, वी आर हमें दिया गया है 200 वोल्ट और वी एल हमें दिया गया है 150 वोल्ट। 150 वोल्ट तो अब स्क्वायर करना है, तो देखिए 200 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, कर लीजिए स्क्वायर। 4 1 2 3 4, 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये आ गया 40,000 और 22,500, 40,000 प्लस 22,500 जोड़ दीजिए, 005 2 62500। So E square will be equal to 625 into 00, तो इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो E आ जाएगा 25 इंटू 10। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 250 वोल्ट। कैलकुलेशन था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 250 वोल्ट होगा। दिस आंसर इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और ट्रायंगल याद रखिए एलआर सर्किट का। अच्छा, एलआर सर्किट के दो ट्रायंगल आपको याद होने चाहिए, एक तो ये होना चाहिए जेड आर और एक्सएल, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, और एक वोल्टेज का ट्रायंगल होता है ई वी एल वी आर पाई, ई स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, tan फाई इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। तो बस हमारा काम आसान हो जाता है। तो ट्रायंगल याद रखिए, इससे बहुत जल्दी हम सवालों को कर पाएंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा इफ वैल्यू ऑफ आर इज चेंज, तो क्या होगा अगर इस सर्किट में आर की वैल्यू बदल दे, तो क्या होगा। वोल्टेज अक्रॉस एल रिमेन सेम, वोल्टेज अक्रॉस सी रिमेन सेम। मैं आपको बताता हूं कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तीसरा कहता है वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन रिमेन सेम। चौथा कहता है वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन चेंजेस। तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, अब इसको समझते हैं। अब मान लीजिए ये सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। अगर आप रेजिस्टेंस को बदलेंगे तो देखिए दो तरह से बदल सकते हैं। और दूसरी बात है, हम मान लेते हैं कि वोल्टेज सप्लाई फिक्स है ई और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है। अब केस 1 की हम स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो सर्किट में रेजिस्टेंस को कम करने से हम कह सकते हैं कि इम्पीडेंस जेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, आई जेड। तो आई इक्वल टू ई अपॉन जेड, क्योंकि जेड कम हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। तो ये केस 1 ले रहे हैं। अगर करंट बढ़ जाएगी तो वीएल क्या होता है, आई एक्सएल। तो वीएल करंट के बढ़ने से वीएल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वीसी क्या होता है, आई एक्सी। करंट के बढ़ने से वीसी भी बढ़ जाएगा, वीसी भी बढ़ जाएगा। तो ये कहना तो बहुत गलत है कि वोल्टेज अक्रॉस एल रिमेन सेम, वोल्टेज अक्रॉस सी रिमेन सेम। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं
voltage across LC combination, voltage across LC combination, voltage across LC combination। तो वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन होता है VL माइनस VC I XL माइनस XC। तो ये वोल्टेज अक्रॉस है। अगर आपका करंट बदलेगा, अगर I चेंज होगी, देन वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन will change। क्योंकि करंट के बदलने से ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब आगे आंसर पे जाते हैं। वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन रिमेन सेम, गलत आंसर है। वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन चेंजेस, ये सही आंसर है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव। तो ये देखिए, ये आपका इफेक्ट होता है इम्पीडेंस के बढ़ने का। और हाँ, तो हम यहाँ थे, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हमने आगे कहा कि हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया, अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला आंसर VL के बारे में बात करता है। करंट कम हो जाएगी तो VL भी कम हो जाएगा। VC, करंट कम हो जाएगी तो VC भी कम हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन VLC इक्वल टू VL माइनस VC, दैट इज I XL माइनस XC, ये भी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस से बदलने पर वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन भी बदलेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। तो इसको आप समझ लीजिए कि कैसे हमने लॉजिक से किया है। ऐसे सवाल में लॉजिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस को बदलने पर सर्किट में क्या बदलाव होंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी कुछ एक चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, कि कुछ ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी लें और यहाँ XL लें, तो XL इक्वल टू L इंटू 2πf होता है। तो XL फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। तो सारे स्टैंडर्ड ग्राफ आपको याद रखने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा थ्योरी भी बतानी जरूरी है। और यहाँ पर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/C ओमेगा, 1/C इंटू 2πf। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ होगा हाइपरबोला। इसकी नेचर क्या होगी, हाइपरबोला होगी। तो ये सब बातें आपको AC में बेसिक चीजें हैं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। These are very important things that you must know। तो इस लेक्चर में इतना ही हमने AC कवर किया है। फिर अगले लेक्चर में रिकैप सीरीज के आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे तो पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इन लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपके रिवीजन को एक मजबूती मिली होगी। हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से रिवाइज करें और आप बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षाओं को, अपनी परीक्षा को पास करें और सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। फिर मिलते हैं रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में। रिवीजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और मजबूत बनाते रहिए। बाय बाय।